न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप इस वक्त मेरे साथ कुछ लोगों को मौजूद देख सकते हैं। पीछे मैं पहले सबसे आपको एक बैनर दिखा दूं। बाबा साहेब अम्बेडकर है, नीचे संसद भवन है। कई सफाई मजदूर करे पुकार, इंसाफ करो मोदी सरकार। और ये धरना प्रदर्शन है। नीचे आप लोग इनकी इन मांगे देख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं, मैं एक बार इन्हीं से इनकी मांगे पूछती हूँ और ये जानने की कोशिश करती हूँ कहाँ से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं तानसेन ननावरे। क्या नाम है सर आपका? मैं नितिन भाऊ मोरे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं आपको मैम, आपका नाम क्या है? एडवोकेट नीता शाह। नीता शाह। कहाँ से आए हैं आप लोग सब? हम लोग बम्बई से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अलग अलग दलित संगठन के जो प्रमुख लोग हैं, तानसेन भाई के नेतृत्व में हम लोग सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। दलित होते कौन है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। ये इस विषय पर पूरी सविस्तर हम जिसके नेतृत्व में हम यहाँ पर आए, आदरणीय सम्माननीय, आपके हर प्रश्न के उत्तर तानसेन भाई देंगे। मैं खुद गुजारिश करता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज जो एक भावना लेकर हम यहाँ पर आए, आप पूछें ताकि पूरे व्यूवर को मालूम पड़े, पूरी जनता को मालूम पड़े, और तानसेन भाई भी अपने दिल से हम क्यों आए आपको बताएंगे। सर, मोदी सरकार के आने के बाद इस देश में दलित ये शब्द का इस्तेमाल करने के लिए रोका गया है। अब वो उनका कहना है कि दलित के बगैर इस समाज को वंचित समाज कहा जाए। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ। हम दलित वंचितों के लिए जो हमदर्दी मोदी सरकार जता रहे, बहुत बड़ी खुशी की बात है। दलित वो हम ये कहते हैं जिसे दबा गया है, कुचला गया है, अधिकारों से दूर रखा है, जिसे इंसानियत के नाते मिलने वाले तमाम अधिकारों से दूर रखा हुआ है, ऐसा दबा कुचला अत्याचार पीड़ित समाज को दलित समाज कहा जाता है। तो आज भी दलित समाज है देश में? आज भी, कल मैंने पढ़ा कि आज भी देश में हर दिन ऐसा एक दिन नहीं इस देश में आता है कि जिस दिन इस देश के दलितों पर जुल्म और अत्याचार नहीं होता है। बड़ी शर्म की बात है। ये हमें कहा जाता है कि दलित आगे जा रहा है, साथ ही साथ दलित को कुचला जा रहा है, मरवा जा रहा है, अधिकारों से छीना जा रहा है। वो बात वो नहीं है। हम आज यहाँ आए हैं, माननीय मोदी साहब सरकार से मांग लेकर आए हैं कि इस देश में हमें आरक्षण का कानून होना चाहिए। देश में आरक्षण तो बहुत अच्छे से लागू है। मैं आपको, मेरी बात पहले आप सुन लो। आपके जितने भी सवाल है, आपकी जितनी भी शंका है, जितने भी प्रश्न है, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप कह रहे हैं कि आरक्षण लागू है। हम ये कहते हैं 70 साल अगर इस देश में कांग्रेस की हुकूमत ने ईमानदारी से काम किया होता, ईमानदारी से आरक्षण दिया होता, हमारे लोगों को नौकरियां मिलती, तो इस देश में कांग्रेस का बट्टा-बोल नहीं होता था। हमारे साथ विश्वासघात किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस विश्वास के साथ महात्मा गांधी से एग्रीमेंट किया, वो बाबा साहब के पुण्य करार का अपमान किया गया है। या इस देश में आरक्षण सिर्फ बताया जाता है, बोला जाता है, उसका अमल नहीं होता है। और हम ये कहते हैं आरक्षण का अमल अगर आप करना चाहते हो तो उसी प्रकार इस देश में आरक्षण का कानून करो। आपके मर्जी में आया 3 तलाक का कानून किया, हमने स्वागत किया। आपके मर्जी में आया गुटखा खाने का कानून किया, हमने स्वागत किया। गाय बैल को नहीं काटने का कानून किया, हमने स्वागत किया। हर प्रकार हर दिन अनेक कायदे के कानून किए जाते हैं, जिस कानून को लेकर हम 70 साल से चिल्ला रहे हैं। आपने देखा होगा इस आरक्षण को लेकर इस देश में जितनी भी न्यायिक लड़ाई लड़ी है, फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का, स्मॉल बेंच सुप्रीम कोर्ट का, एक ही फैसले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्ट फैसले आते हैं, जिससे आरक्षण के नीति को गुमराह करने की नीति कह सकते हैं। अगर हमें कहते हैं कि अगर आरक्षण का कानून बन जाए, आरक्षण को किसको देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, कितने प्रमाण में देना है, जो आरक्षण नहीं देगा उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, जो आरक्षण नहीं करेगा उसके लिए क्या अमल होना चाहिए, इसका एक कानून बनाओ। अच्छा, और इस देखिए तानसेन जी, आरक्षण का प्रावधान देश में 10 साल के लिए था। 75 साल से ऊपर हो चुके देश की आज़ादी को अभी तक चल रहा है। संविधान को भी 65 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक आरक्षण चल रहा है। आरक्षण के खिलाफ बातें करने वाले के सवाल आपके दिमाग में बैठे हैं। पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए बाबा साहब ने मंजूर किया था। आपको मैं बताऊं, बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खा के कहता हूँ, इस देश के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी दलित ने पॉलिटिकल आरक्षण को बढ़ाने की मांग की है। हम ये कहते हैं पॉलिटिकल आरक्षण हमें नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ शिक्षा और नौकरी का आरक्षण चाहिए। शिक्षा और नौकरी में सबसे ज्यादा आरक्षण है। जनरल वर्ग के लोग सुसाइड करते हैं आरक्षण की मार खा के। देखो जनरल के लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में गोस्वामी ने जलकर क्यों आत्महत्या की थी केजरीवाल के नेतृत्व में, हम सब जानते हैं, वो बात वो नहीं है। हमारा कहना एक है कि पिछले 70 साल में आरक्षण की नीति का ईमानदारी से अमल किया गया नहीं है, और ये मोदी सरकार अगर करना चाहती है। अमल नहीं किया। द्रौपदी मुर्मू जी एक दलित समाज की युवती, देश की राष्ट्रपति बन आप चुकी है। वापस बार बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन को मत लाओ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमें लेना नहीं दलित देना समाज का उत्थान ही है ना। उत्थान कोई राष्ट्रपति बनने से उत्थान नहीं होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने से उत्थान नहीं होता है, तो कोई क्या पतन दलित हो एक रहा मिनट है? कोई दलित समाज का मुख्यमंत्री बनने से उत्थान नहीं होता है। वही बाबू जगजीवन राम है जो देश के पंत प्रधान रह चुके हैं, जो देश के बहुत बड़े नेता हो चुके हैं। उन्होंने जिस जगह पे जाकर उसके ऊपर पवित्र किया गया, बाबू जगजीवन के साथ जातिवाद हुआ। जातिवाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारा कहना सिर्फ है एजुकेशन और नौकरी में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और जो वो आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के साथ पुणे करार में निश्चित हुआ था। लेकिन देखा जाता है कि नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा आरक्षण है आप लोगों के पास, दलित वर्ग के पास। हमें क्या पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मैडम? महंगाई का, भूखमरी का, कोरोना का सवाल नहीं कर रहे हम सिर्फ आरक्षण की नीति का हम कर रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे किए जा रहे हैं? ये प्राइवेटाइजेशन का क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी डिस इन्वेस्टमेंट के बाद वो प्राइवेट की गई, वो आरक्षण का है। आरक्षण खत्म हो गया। मतलब प्राइवेटाइजेशन आरक्षण खत्म करने के लिए किया जा रहा है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। वही आरोप है ना, फिर दूसरा क्या सच्चाई हो सकती है? प्राइवेटाइजेशन से बाहरी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है भारत में। सन 1962 में हिंदुस्तान का जो चीन ने हमला किया, हमें बड़ी शर्म के साथ हार कबूल करनी पड़ी। उसके बाद जो चीन ने हराने के लिए जो बहुत सारे कारण थे, उसमें एक कारण था कि हमारे फौज को पेट्रोल और डीजल टाइम पर, वक्त पर नहीं मिला। उस समय इंदिरा गांधी ने एक ही रातों रात सभी प्राइवेट कंपनी का नेशनलाइजेशन किया। एसओ थी, बर्मा गैस थी, उनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी बनाई। आज देखो 40 साल के बाद उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑयल का इंडस्ट्री को अंबानी के हाथों, अदानी के हाथों में बेचा जा रहा है। काहे के लिए? आरक्षण को ख़त्म करने के लिए। एक बात मैं हमेशा समझाता हूँ, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया में जब आरक्षण था, हमारे बच्चों को एयर होस्टेस की जॉब मिलता था, हमारे बच्चे लोग स्टूवर्ड बनते थे, पायलट बनते थे। प्रमोशन में रिजर्वेशन होने की वजह से हमारे लोग मैनेजर तक गए। आज वही एयर इंडिया, इंडियन लाइन का प्राइवेटाइजेशन हुआ, वह चपरासी झाड़ू लगाने वाला भी हमारे समाज का आदमी नहीं है। क्यों? कि वह मशीन का काम करते हैं। जो रनवे है, जिसको हम एयरपोर्ट, वो भारत सरकार का है। रडार भारत सरकार की है। पुलिस सिक्योरिटी भारत सरकार की है। जिस विमान की बात कर रहा हूँ, जिस हवाई जहाज़ की बात कर रहा हूँ, वो हवाई जहाज़ भी भारत सरकार का है। ये सब कुछ भारत सरकार के होने के बावजूद भी कोई कहता है हमारा प्राइवेट निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण को ख़त्म करने के लिए निजीकरण का मसला उठाया जा रहा है। लेकिन आरोप ये लगाए जाते हैं कि जो कैंडिडेट नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के थ्रू जाता है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होता। आज भी उत्तर प्रदेश के कई हॉस्पिटल्स में देखा जाता है कि यदि कोई नेता अपना उपचार के लिए, चाहे अपने फैमिली के उपचार के लिए जाता है, और वो देखता है कि जो डॉक्टर है वो सवर्ण नहीं है, तो उससे उपचार कराने को मना करा देता है कि ये डिजर्विंग नहीं है। देखो ये जातिवाद कहाँ तक पहुँचा है, आपसे मुलाकात करने के बाद मुझे पता चला। दिल में जातिवाद की भावना लेकर अगर आप बात करेंगे, डिबेट करेंगे, डिबेट नहीं होगा। आरक्षण ये सिर्फ एक दरवाजा है। MBBS बनने के लिए अंदर जाने का दरवाज़ा है। वहाँ से जो बच्चा जाता है, आरक्षण के थ्रू जो बच्चा जाता है, ओपन कैटेगरी में जो बच्चा जाता है, उसका एग्ज़ाम तो एक ही है, उसकी परीक्षा तो एक ही है, उसका कंपटीशन तो एक ही है। फिर भी आरोप क्यों किया जाता है? रिजल्ट में तो रिजर्वेशन आ ही जाता है ना।
हाँ? रिजल्ट में परिणाम, जो परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे, अगर देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जनरल बच्चे के लिए 90 परसेंटाइल चाहिए, तो वहीं एक दूसरा बच्चा SC ST माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है तो वो 70% अगर उसके आ गए तो वो तभी भी चला जाएगा। तो ये कहाँ का इंसाफ देखो, है? आप है, ये देश की सरकार है, आप मीडिया है, मीडिया बाबा साहब ने कहा था लोकशाही का चौथा खंबा है, स्तंभ है। आपके ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। अगर आरक्षण के प्रति इसी प्रकार की घृणा रहेगी, ना मेरे को घृणा नहीं है, घृणा रहेगी। आपने कहा कि ओपन कैटेगरी में 90% का बच्चों को एडमिशन मिलता है और रिजर्व कैटेगरी में 45-50% का जाता है। मैंने कहा आरक्षण एक दरवाज़ा है, अंदर जाने का एक रास्ता है। वह आने जाने के बाद उसे वही एग्ज़ाम देनी पड़ती है जो अपर कास्ट का बच्चा देता है। अपर कास्ट के लिए अलग एग्ज़ाम और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग, ऐसा नहीं है मैडम। ये आरोप किया जाता है। सबको मौका, समान संधि की बात करते हैं। हम कहते हैं अगर सबको समान संधि की बात करते हैं, सबको समान एजुकेशन दो। या डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनेगा। और आपको बताओ, मिनिस्टर का लड़का ही मिनिस्टर बनता है और यहाँ रिक्शा वाले का लड़का रिक्शा वाला ही बनेगा, मट्टी काम करने वाले का लड़का मट्टी काम करेगा। वो शिक्षा नीति लाओ, तब तुम कॉमन समान हक की बात करो, समान शिक्षण लाओ। बिठाओ नरेंद्र मोदी के बच्चे को और हमारे बच्चों को एक स्कूल में, एक बेंच के ऊपर, फिर बात करेंगे। तो अब आपकी मांगी क्या है? आरक्षण का कानून होना चाहिए, एजुकेशन का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, ओबीसी का कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए। इन तमाम मांगों के लेकर हम आए हैं। देखिए दर्शकों, आपने इनकी मांगे जान ली है। आपको इनकी मांगे कितनी जायज़ लगती है, अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपको जो मांगे इन्होंने बताई है, एक बार उन पर विचार विमर्श जरूर करिएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि वर्तमान के ऐसे केसेस भी आए हैं, कहीं पर घड़े में से पानी निकालने के नाम पे किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है स्कूल में, सवर्ण निवर्ण अभी भी चल रहा है देश के अंदर। इन सब चीज़ों को ख़त्म ज़रूर करना चाहिए देश में, तभी देश प्रगति की ओर जाएगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद।